हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और उसके सिम्टम्स के बारे में। बेसिकली जानना और समझना इसकी ज़रूरत है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को लोग सिमिलर मानते हैं। ऑब्वियसली कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। हाँ, हार्ट अटैक में अरेस्ट हो सकता है व्यक्ति। हार्ट अटैक अगर उन्हीं को आता है तो हार्ट बंद पड़ सकता है, जिसमें मृत्यु हो सकती है। बट हार्ट अरेस्ट होने का मतलब है हार्ट में सडन अरिदमिया होना, जिसकी वजह से हार्ट बंद पड़ सकता है, उसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। जबकि हार्ट अटैक का मतलब है कि हृदय की नली बंद हो जाए तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक में हार्ट अरेस्ट हो सकता है, लेकिन हार्ट अरेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों ही चीज़ों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, दोनों की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में डिफरेंस है। इसलिए जानना समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में लोग दोनों को सिमिलर मान के चलते हैं और मैसेज भी हमें ये करते हैं कि मुझे 2 साल पहले कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो अब समझना मुश्किल होता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था यानी फिब्रिलेशन हुआ था या हार्ट अटैक हुआ था। तो ये कॉमनली इंटरमिंगल्ड वर्ड्स हैं, लोग इसको बहुत लूजली यूज़ करते हैं, लोगों को सिमिलर लगते हैं, इसलिए लोग कॉमनली एक को दूसरे से कंफ्यूज करते हैं। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। ये टॉपिक काफ़ी प्रैक्टिकल यूटिलिटी और इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज या कोई सजेशंस हैं तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं, हम उन्हें फॉलो करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और यदि आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं या आपके कोई पेशेंट का हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है जो आप चाहते हैं कि आप हमसे डिस्कस करें, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम उन्हें भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे जितना हमें टाइम परमिट करेगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस के हिसाब से हम प्रिस्क्रिप्शंस नहीं दे सकते आपको, लेकिन हाँ, अगर आपका जो भी तरह से हम हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। आज का टॉपिक है कार्डियक अरेस्ट के ऊपर। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हृदय का धड़कन अनियमित हो जाने की वजह से हार्ट बंद हो जाना। इसकी वजह ज़्यादातर हार्ट अटैक तो होती ही है, साथ में कभी कभार ऐसा होता है कि कोई और बीमारी या कोई मसल की बीमारी की वजह से भी हो सकता है, कोई वैल की बीमारी से भी हो सकता है, जेनेटिक बीमारियों से भी हो सकता है, बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्नॉर्मलिटी यानी पोटाशियम लेवल्स का कम ज़्यादा होना, मैग्नीशियम लेवल्स के कम ज़्यादा होना, सडनली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, उसकी वजह से भी हार्ट पर सडनली स्ट्रेस पड़ सकता है। और हार्ट के स्ट्रक्चर्स में कभी कभार चेंज हो, हार्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये सारे ये चीज़ हार्ट को अरेस्ट में ला सकते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर बीमारियों में अंत में व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो अरेस्ट की वजह से ही होती है। ज़्यादातर इवन आपको लंग्स की भी बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, ज़्यादातर लोग का फाइनल टर्मिनल इवेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट होता है। यानी ये सब बीमारियों में एंड में हार्ट बंद हो जाता है, इसकी वजह से लोगों की मृत्यु होती है। तो इसलिए इसके बारे में समझना ज़रूरी है। कार्डियक अरेस्ट कई बार हार्ट अटैक से रिलेटेड ज़रूर होता है, लेकिन कई बार वो हार्ट अटैक होने के कई सालों बाद भी हो सकता है। जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट में जो टिश्यू को नली सप्लाई करती है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है और वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाता है। वहाँ के जो नर्व सप्लाई या करंट कंडक्शन करने वाले फाइबर्स है वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सालों बाद भी सडनली धबकारा अनियमित हो सकता है और व्यक्ति की कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान जा सकती है। तो इसलिए हार्ट अरेस्ट और हार्ट अटैक काफ़ी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, एक दूसरे से काफ़ी इनका लिंक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हैं, दोनों काफ़ी अलग चीज़ें हैं। हार्ट फेलियर से भी वो सेम नहीं है। कई बार लोग इसके साथ भी इक्वेट करते हैं कि हमारे पेशेंट को हार्ट अरेस्ट हो गया था, तो वो लोग हार्ट फेलियर के साथ भी इक्वेट करते हैं। हार्ट फेलियर में डेफिनेटली अरेस्ट हो सकता है कि जब हार्ट फेल हो जाए तो लंग्स में पानी भर जाए तो हार्ट बंद हो सकता है, उसे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जिसको कार्डियक अरेस्ट है उसको हार्ट फेलियर भी है। हार्ट फेलियर के बिना भी सडनली हार्ट बंद हो सकता है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, पंप क्षमता उसकी कम हो गई है, लंग्स में पानी भर गया, इसकी वजह से सडनली पेशेंट का सैचुरेशन वगैरह ड्रॉप हो गया। पर वैसे में ज़रूरी नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट या अरिदमिया हो रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर जिन लोग को भी नली की बीमारियां हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। मेल पेशेंट में ज़्यादा रिस्क होता है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक प्रॉब्लम्स की, स्मोकर्स हैं, अल्कोहल अब्यूज़र्स हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है। मल्टीपल हार्ट अटैक्स जिनको आ चुके हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट फेलियर है, उनको ज़्यादा रिस्क होता है। वज़न जिनका ज़्यादा है उनको ज़्यादा रिस्क होता है, और जिनको पहले कोई अरिदमिया आ चुका है या फैमिली हिस्ट्री अरिदमिया की प्रॉब्लम्स की, उनको हो सकता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि सडन इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, फैमिली में कुछ सडनली स्ट्रेस होता है, झगड़ा वगड़ा होता है और आदमी सडनली कोलैप्स हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो वैसे केस में ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो। वैसे केस में सडनली इमोशनल आउटबर्स्ट की वजह से भी बॉडी में कैटेकोलेमिन सर्ज होता है और हार्ट सडनली अरिदमिया में जा सकता है, और बिना हार्ट अटैक के भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। हालांकि दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, और एज पर गाइडलाइंस ऐसा रिकमेंडेड है कि कोई भी व्यक्ति अगर कार्डियक अरेस्ट के साथ आ रहा है तो मान के चलना चाहिए कि ज़्यादातर केसेस में उसको
हार्ट अटैक हुआ और तो एटलीस्ट सबका एंजियो तो करना ही चाहिए, और अगर एंजियो फिजिबल नहीं है तो एटलीस्ट हार्ट अटैक के प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट एटलीस्ट इनिशिएट तो कर देना चाहिए। बाद में जब स्टेबल होगा पेशेंट तो आप फाइंडिंग्स को कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड, इसलिए अगर अननेसेसरी किसी को सडनली कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उसको रिस्क फैक्टर्स है, तो डेफिनेटली हार्ट अटैक को फर्स्ट पॉसिबिलिटी ज़रूर सोचना चाहिए। ट्रीटमेंट कार्डियक अरेस्ट का हार्ट अटैक से सिमिलर ज़रूर है कि अगर पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड हो तो डेफिनेटली आप उसको हार्ट की दवाइयाँ ज़रूर देंगे, पर अगर अरिथमिया हो रहा है तो अगर उसका बीपी स्टेबल है तो आप उसको इंजेक्शन देंगे अरिथमिया के, जैसे अमियोड्रोन है, सोटालॉल है या ज़ाइलोकेन है, ये सारे इंजेक्शंस देते हैं। अगर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो आप उसको दूसरे तरह की मेडिसिन देते हैं। पर अगर किसी को बीपी कम है, बीपी कोलैप्स हो गया है, पेशेंट का पल्स वगैरह नहीं है, तो आप पेशेंट को कार्डियक मसाज चालू करते हैं, तुरंत इलेक्ट्रिकल शॉक करके नॉर्मलाइज करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल शॉक डिलीवर करने में अगर 5 से 10 मिनट का भी लेट हो गया तो पेशेंट नहीं बचते। यही कारण है कि पेशेंट को जब भी किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट हो तो वैसे केसेस में आपको तुरंत ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। हार्ट अटैक से भी ज़्यादा बुरा सिचुएशन है, क्योंकि हार्ट अटैक में जब तक अरेस्ट नहीं हो पेशेंट कई घंटे तक भी जिंदा रह सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट 5 से 10 मिनट के ज़्यादा जिंदा नहीं बचेगा और सडनली उसकी जान जा सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आपको उसको ज़्यादा तुरंत हॉस्पिटल ला के तुरंत शॉक करके ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ पेशेंट को जान का खतरा हो सकता है। कार्डियक अगर किसी को अरेस्ट हो रहा है और वो बाद में नॉर्मलाइज हो गया है तो वैसे पेशेंट का आप ईसीजी करिए, इको करिए, कार्डियक एमआरआई कीजिए, ज़रूरी है तो कार्डियक एंजियोग्राफी भी कीजिए, रेडियोन्यूक्लियोटाइड टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं कि किस कारण से वो अरिथमिया हुआ उस देखने के लिए। अगर कोई ब्लॉक आर्टरीज है और उसकी वजह से आपको लग रहा है कार्डियक एंजाइम्स अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी करना इंडिकेटेड है। अगर पेशेंट को बिना कारण के हो रहा है या ऐसे कोई कारण से हो रहा है जिसमें बार बार उसको प्रॉब्लम होने का अंदेशा है और डेफिनेटली अगर डॉक्यूमेंटेड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो वैसे पेशेंट में AICD करके डिवाइस इम्प्लांटेशन करना चाहिए। AICD डिवाइस बेसिकली क्या होता है कि एक शॉकिंग डिवाइस होता है जिसको एक पेसमेकर जैसा डिवाइस होता है, उसको कंधे पे चीरे लगा देते हैं और उसका एक इलेक्ट्रोड हार्ट में कनेक्ट कर देते हैं जो कंटिन्यूसली करंट को सेंस करता रहता है। और जब कभी भी धबकारे का प्रॉब्लम होता है तो वो अगर गति कम है तो पेस करके नॉर्मलाइज कर देता है और गति ज़्यादा है तो शॉक करके नॉर्मलाइज कर देता है। एटलीस्ट पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कार्डियक अरेस्ट में अगर 5-7 मिनट से भी ज़्यादा लेट हो जाए तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। अब ऐसे केस में अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाया या पहुंचने में बहुत लेट हो गया तो मिनिमम भी आप मान के चलो ट्रैफिक सिनेरियो में अगर आप हॉस्पिटल के बगल में भी रहते हो तो 10 मिनट तो लग ही जाता है एटलीस्ट हॉस्पिटल में पहुंचने में, और हॉस्पिटल के इमरजेंसी थिएटर में जब तक आप पहुंचोगे और वो शॉक करेंगे 10 मिनट तो हो ही जाता है। तब तक आदमी परमानेंटली ब्रेन डैमेज हो चुका होता है और ज़्यादातर हार्ट बंद हो चुका होता है तब तक। तो इसलिए ऐसे केसेस में ये AICD डिवाइस आपकी जान बचाने के लिए मदद करता है कि तुरंत ही विदिन सेकेंड शॉक कर देता है, और ये शॉक अगर पहले 2-4 मिनट के अंदर दिया जाए तो ही इसका ज़्यादा फायदा होता है। 5 से 10 मिनट अगर लेट हो गया तो फिर फ़ायदा नहीं होता है। तो AICD डिवाइस भले कॉस्टली है, 3-4 लाख का खर्चा आता है, इसलिए ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट में इसको सब जगह यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को पहले धबकारे का प्रॉब्लम हो चुका है, हार्ट फेलियर हो चुका है, मल्टीपल अरेस्ट हो चुके हैं, मल्टीपल अरिथमियाज डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं और उसके साथ पंपिंग कम है, तो वैसे केसेस में कभी कभार ये डिवाइस को सिलेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। AICD डिवाइस के बारे में एक सेपरेट टॉपिक मैंने किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये डिवाइस अगर किसी को अरिथमिया हो तो उसके लिए इंडिकेटेड है। इसको प्रिवेंट कैसे करें? जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या बीमारियां हैं या हार्ट फेलियर है उसको ट्रीट कीजिए तो आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेस कम रखिए, कोई एडिक्शन मत रखिए, डायबिटीज़ प्रेशर वगैरह तो उसको कम रखिए, स्मोकिंग अल्कोहल बंद रखिए, हेल्दी वेट रखिए, और जो आप खाना खा रहे हैं उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा रखें, ज़्यादा फैटी फूड मत खाएं, तो कंपैरेटिवली कार्डियक अरेस्ट होने का चांस कम रहेगा। रेगुलर बेसिस पे अपने आप को चेकिंग कराएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कार्डियक अरेस्ट से अपने आप को बचाने के लिए। तो आज का टॉपिक था कार्डियक अरेस्ट पे, जिसमें कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कैसा होता है, उस बारे में हमने डिस्कशन की। यदि फिर भी आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और यदि आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है जिसके बारे में आप चाहते हैं हम आपसे डिस्कस करें या आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन्हें भी कवर करने का प्रयास करेंगे, उन्हें भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे जितना टाइम परमिट करेगा। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।